गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में कल हमारा टॉपिक चल रहा था कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का हमने परिचय के बारे में बात कर ली थी। फिर उसके बाद हमने उसके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात कर ली थी। आज हमने बीमा योजनाओं के संबंध में क्या मुख्य प्रावधानों के संबंध में बात करनी है। बीमा योजनाओं के संबंध में मुख्य प्रावधान। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम इसकी जो मेन बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी इसकी जो डीपली जो धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, आप मुझसे कॉलेज में आके संपर्क कर लीजिए। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता दूंगा और समझा भी दूंगा। समझा तो इसमें भी दूंगा, बता तो दूंगा, लेकिन वो पूरा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखना तो हमारा समय बहुत ज़्यादा खर्च होगा। उसकी जो मेन बातें हैं उसमें कितने व्यक्ति चाहिए एक कमेटी में, तो वो सारी हम बातें यहाँ पर करेंगे। ये जो मुख्य प्रावधान है जो धारा 3 से लेकर 25 तक है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना। ए पॉइंट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सबसे पहले तो क्या की जानी चाहिए, उसकी स्थापना, जो धारा 3 के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी स्थापना की है तो इसका निगम भी होना चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था ये धारा ए से लेकर एक्स तक है, ए टू एक्स, ठीक है ना। तो उसके बाद बात आती है किसकी, निगम का गठन। निगम का गठन जो धारा 4A के अंतर्गत या धारा 4 में किया गया है। अब इसके अंदर इसके सिमिलर पॉइंट्स है। तो इसमें निगम के गठन में कौन कौन मेंबर होंगे, तो सबसे पहले तो एक तो इसमें होगा अध्यक्ष, दूसरा होगा इसमें ये अध्यक्ष जो किसमें है, 4 की उपधारा ए में, इस तरीके से होगा। एक होगा उपाध्यक्ष, इसकी कमेटी बनाई जा रही है कर्मचारी राज्य बीमा निगम की। एक उपाध्यक्ष होगा 4 की उपधारा बी। तीसरा होगा इसी में क्या, अधिकतम 5 व्यक्ति और नियुक्त किए जा सकते हैं। अधिकतम 5 व्यक्ति जो 4 की उपधारा सी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट है मैंने आपको बताए, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार करेगी। केंद्रीय सरकार द्वारा इन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी इस निगम की स्थापना करने के लिए। उसके बाद इसमें जो 4th पॉइंट आता है, प्रत्येक राज्य का एक व्यक्ति, प्रत्येक राज्य का एक व्यक्ति, ये 4 की उपधारा डी में आता है। इसमें क्या है, प्रत्येक राज्य जिसमें यह अधिनियम प्रचलित है, जिस राज्य में यह अधिनियम प्रचलित है वहां का एक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक संघ का यानी कि संघीय क्षेत्र, तो संघीय यानी कि संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले के लिए एक व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, 4 की उपधारा ई, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक का कार्यकाल सारा लिख के बता देता हूं, बाकी की डिटेल आपको सीधी समझा दूंगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट आता है, इसी में नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व। देखिए अगर विवाद होता है, ठीक है ना, या बीमा किया जा रहा है तो नियोक्ताओं के व्यक्ति भी नियुक्त किए जाते हैं और श्रमिकों के भी। ये गठन जो किया जा रहा है सभी की देखरेख के लिए किया जा रहा है, नियोक्ताओं के पक्ष में भी है और श्रमिकों के पक्ष में भी है। तो उसके बाद नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व, नियोक्ताओं का जो प्रतिनिधित्व करेगा, प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 व्यक्ति
जो केंद्रीय सरकार नियोक्ताओं के मानवीय संगठनों के परामर्श से करेगी। नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 व्यक्ति होंगे। केंद्रीय सरकार मानवीय संगठनों, जो मानवीय संगठन इनके बने हुए व्यापारियों के, उनके परामर्श से, सभी की सहमति से नियुक्त करेगी। उसके बाद 7वां पॉइंट आता है कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, इनका भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें भी 10 व्यक्ति कर्मचारियों के कैसे होंगे? केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के मानवीय संगठन के परामर्श से किए जाएंगे। ठीक है, मानवीय संगठन जो कर्मचारियों का समूह है उनके सभी का परामर्श लिया जाएगा और जो वो 10 व्यक्ति कहेंगे उन्हें केंद्रीय सरकार इस गठन में नियुक्त कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इनका मैं आपको जो बता रहा हूं कि 4E, 4F, 4G, ठीक है, इनकी सबकी सेक्शंस है, अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद हाँ सही है जी। उसके बाद चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करेगा कौन? 8वां चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा कहां से? चिकित्सा संगठन से, जो भी उन्हें उचित लगेंगे, चिकित्सा संगठन से 2 व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद संसद के 3 सदस्य होंगे। 9th पॉइंट, संसद के 3 सदस्य। इसमें क्या होगा? 2 सदस्य तो होंगे, किसमें से? 3 सदस्य में लोकसभा में से 2 और 1 राज्यसभा से। 2 लोकसभा से और 1 सदस्य राज्यसभा से लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पद की स्थिति में निगम का एक होगा महासंचालक। 10वां पॉइंट, निगम का महासंचालक, ये होगा एक व्यक्ति अपने पद की स्थिति में, और ये भी केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा? निगम का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, अधिकतम 5 व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार ये काम तो करेगी। केंद्रीय सरकार अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जो इस चीज की योग्यता रखता है। उसके बाद प्रत्येक राज्य का एक व्यक्ति इसमें नियुक्त किया जाएगा और संघीय क्षेत्र से एक व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार के ऊपर जो मानवीय संगठन में से नियुक्त करेगी। और नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 व्यक्ति, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 व्यक्ति, चिकित्सा व्यवसाय का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए चिकित्सा संगठन से 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति जो होंगे, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का और 1 निगम का महासंचालक जो इन सबका अकाउंट्स की देखरेख करेगा। ये तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना का पूरा जो संगठन होगा, जो सरकार द्वारा बनाया जाता है, उसमें ये सारे व्यक्ति परमानेंट नियुक्त रहेंगे। ठीक है, ये तो निगम का गठन हो गया। अब सी पॉइंट हमारा आता है, उसमें क्या है? निगम का या निगम के सदस्यों का कार्यकाल। ये जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल क्या होगा? निगम के सदस्यों का कार्यकाल। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा, जो धारा ए से लेकर ई तक है, ABCDE, इनका जो कार्यकाल होगा जो 4 वर्ष का होगा। ठीक है, इनका जो कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। 4 वर्ष बाद क्या इन्हें दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा, रिज्वाइन करवाना पड़ेगा, या क्या कहते हैं, इनकी जगह नया व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। और जो बाकी के जो पॉइंट रह गए, ये तो सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। सॉरी थोड़ा सा गलत बता गया। ये जो ए से लेकर ई तक का जो कार्यकाल है, ये तो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, ए से ई का तो, और इसके अलावा जो बाकी है इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा। 4 वर्ष का रहेगा इनका कार्यकाल। ठीक है ना।
मानवीय संगठन का ए से ई में उल्लेखित सदस्यों का कार्यकाल नामांकित करने वाली जो सरकार है, ठीक है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये तो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, और बाकी सबका ए से ई के अतिरिक्त जो सदस्यों का कार्यकाल है जो किसके पास रहेगा, 4 वर्ष का रहेगा। ये 4 वर्ष का रहेगा, और ये जो नामांकित करने वाली सरकार है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल जितना भी कर सकती है। ठीक है, तो ये तो रहेंगे क्या, निगम के सदस्यों का कार्यकाल। इसकी जो धारा है, धारा 5 है। ठीक है, सेक्शन 5। उसके बाद बात आती है डी पॉइंट हमारा, इसी में ही पुनर्नामांकित या पुनर्निर्वाचित किए जाने की दशा में। डी पॉइंट पुनः नामांकित या पुनः निर्वाचित किए जाने पर, तो किए जाने की योग्यता या दशा, किए जाने पर योग्यता या उनकी दशा जो भी है, यह धारा रहेगी 6। तो इन व्यक्तियों को पुनः नामांकित या पुनः निर्वाचित भी किया जाएगा, लेकिन तब उनकी योग्यताओं के अकॉर्डिंग किया जाएगा। पहले उनके पास क्या योग्यता है नहीं देखा जाएगा, लेकिन जब एक बार नियुक्त कर दिया तो उसके बाद इनकी योग्यताओं में फर्क भी आ जाएगा, इनके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आदेशों, निर्णयों आदि की प्रभाविता, जो नेक्स्ट ई पॉइंट आता है, आदेशों, निर्णयों की प्रभाविता या प्रभावितता, ये रहेगा। मतलब इनके द्वारा जो भी आदेश दिए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग ही सभी को कार्य करना होगा। ठीक है, तो ये तो रहेगा हमारा धारा 7 ये। ठीक है, तो 7 तक धाराएं हमने आज की है। कल हम इसकी एक अलग से एक कमेटी और बनेगी, ये तो होगी मेन कमेटी। उसके बाद बनेगी एक स्थायी समिति, ठीक है, जो फिक्स कमेटी बनती है उसका गठन किया जाएगा, और एक चिकित्सा लाभ कमेटी जो चिकित्सा से संबंधित कमेटी बनाई जाएगी, और एक बीमा योजनाओं के अंतर्गत जो लाभ मिलेंगे उनकी कमेटी अलग से बनेगी, और उसमें किस प्रकार के लाभ मिलेंगे वो कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।